जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आरक्षक भर्ती का जो पेपर आज हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन लेके, आंसर की लेके हम लोग, हमारी टीम हाजिर है आप सबके सामने। सारे सब्जेक्ट का क्रमवार हम लोग आप सबको जो है आंसर की बताएंगे और उसके साथ जो इसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो भी आपको आज की वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जितने भी हैं सबके पूरा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन आंसर की के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर आप कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये इतने प्रकार के कोर्स हमारे चल रहे हैं: पीएससी प्रीलिम्स, सीएमओ, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन और अमीन पटवारी। कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे सीजीपीएससी नॉलेज एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन गोल चौक में हमारा सेंटर है, तो वहाँ पर आके ऑफलाइन भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड पे आप लोग सारे कोर्सेज, शिक्षक भर्ती के सारे जो हैं, शिक्षक भर्ती, शिक्षक और सहायक शिक्षक, बाल विकास का अलग से आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई भी कोर्स जो है वो नीचे दिए गए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल करके। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो काली मृदा आप देखेंगे महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा काली मृदा का विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में ही है। मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी काली मृदा पाई जाती है, लेकिन झारखंड के क्षेत्र में ज़्यादातर लेटेराइट मिट्टी की विस्तार है। ठीक है, लेटेराइट और लाल पीली मिट्टी का। यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो जे, के और एल, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जे, के और एल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है जे, के और एल, तो सी इसका सही उत्तर है। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है जिसको दिनेश सर डील करेंगे। चलिए, कंप्यूटर वाला सेक्शन मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनकी परिभाषाओं से मिलाइए, पहला है, और इसमें दिया गया है सीपीयू का वह भाग जो अंक गणित एवं तार्किक क्रियाएं करता है। इसका आंसर होगा एएलयू, कैश मेमोरी, एचटीपी और प्राइमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा है, ये मिला हुआ है। आप देखोगे तो प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त अस्थायी मेमोरी, ये कैश मेमोरी में आता है। वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए तो ये एचटीटीपी में आता है। डेटाबेस तालिका में एक अद्वितीय पहचान करना, ये इसमें आ जाएगा। और एएलयू वाला पहला वाला जो है वो सीधा सीधा उसमें मिला हुआ है, ए का 1। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, सीधा सीधा मिला हुआ है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो प्रोग्राम सीपीयू पी रोम सॉफ्टवेयर देखो, एक को मिलाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम और अनुप्रयोग। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 ही मिलाओगे तो सब मिल जाएगा, बाकी सीधा सीधा इसका मिला हुआ है ऐसा। ठीक है, इस वे में तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो केवल जे और के, ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का यूज किया जाता है? यहाँ पर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा जेपीजी और .jpeg। ठीक है, तो के और एम किस में है? बी में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, छठवां नंबर का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट सेक्शन से है। और इन्वायरमेंट सेक्शन से आप देखोगे तो घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप जान गए तो समझ आ जाएगा। ठीक है, घास ले लो पहले नंबर में, और घास 1 ले लेते हो तो इसका आंसर हो जाता है सी, एन। ठीक है, उसके बाद घास के बाद क्या आ जाएगा?
तो घास के बाद टिड्डा 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मेंढक आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और एम चौथा, ये हो जाएगा बाज पांचवा रहेगा लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा NLJKM, ओके, JMK, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन देखो तो एक इसमें मिलाओगे इसमें भी बन जाएगा, ठीक है। दो मिलाना पड़ेगा। देखो पित्त रस, यकृत, यहाँ पर देखो बाइल, लिवर यहाँ पर, तो इसको मिला लो। सी का 4 मिलाओगे तो देखो सी का 4, ठीक है। सी का 4 एक ही से आंसर बन गया इसका, ठीक है। पित्त रस यकृत, सी का 4 एक से आंसर हो गया, बी इसका राइट आंसर होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये थोड़ा सा मैच दी फॉलोइंग में पूछा गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखोगे ये भी इन्वायरमेंट सेक्शन से है, और इन्वायरमेंट सेक्शन में देखोगे तो इसमें भी एक दो को मिला लेते हो तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड मिला लो, अम्लीय वर्षा से सब जानते हो, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखोगे तो ये ऑक्सीजन परिवहन में बाधा, ये दोनों मिला लेते हो तो आपका बन जाएगा। लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ, नाइट्रेट्स देखोगे तो अत्यधिक शैवाल वृद्धि, और फास्फेट देखोगे तो ये हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं ए का 3 एक से हो गया, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 8 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी ही क्वेश्चन है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सिस्टेमा नेचुरे, तो ये लिखा गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, पॉलिटी से, ठीक है, जीएस सेक्शन में। तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको बताना है। तो कौन कौन सा अधिकार देखोगे तो संविधान में पॉलिटी में 7 अधिकार है, जिसमें से एक खत्म कर दिया गया, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बताए गए, और 6 मौलिक अधिकार को उसका बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? समानता का अधिकार है, एम वाला पहला आ जाता है, ठीक है, पहले आ जाएगा एम वाला, ठीक। समानता के बाद देखोगे तो स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा, 2 नंबर का ये स्वतंत्रता अधिकार, दूसरा नंबर कर दो इसको। फिर आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ये हो जाएगा। फिर आप देखोगे तो एन धार्मिक स्वतंत्रता, ये चौथा नंबर आ जाएगा। संस्कृति और शिक्षा, ये 5वां नंबर आ जाएगा। इसका आर्टिकल भी आप देख सकते हो, ये 14 से 18 में है, फिर ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, देखिए एम, फिर एल, फिर के, एम एल के, डी इज द राइट आंसर, ठीक, डी इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो साख उपयोगी होगा या नहीं, यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। ये इकोनॉमिक्स से है, ठीक है, इकोनॉमी से है। और साख ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह किसी स्थिति पर शामिल जोखिम पर निर्भर करता है, ये कथन सही है। साख ऋण से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, ये कथन गलत होगा, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो गलत होगा और कथन सही होगा। देख लेते हैं, कथन सही कारण असत्य, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 12वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, परम, ठीक, परम इसका आंसर होगा। और 13वां नंबर का इकोनॉमी सेक्शन से एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में? कृषि, सेवा, उद्योग और आईटी क्षेत्र बताया गया है। इसका आंसर आपको लेना है कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे का सेक्शन देखोगे तो सर करेंगे, शुभम सर। चलिए इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे
रोलेट एक्ट, तो यहाँ पर रोलेट एक्ट देखिए, रोलेट एक्ट 1919, ठीक है। हिंद स्वराज 1909 है, नागपुर अधिवेशन 1920 है, और प्रथम सत्याग्रह आंदोलन 1917 है। तो ये पूरा मैच हुआ है, A1, B2, C3 और D4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला ये वाला जो आंसर है, पेट में स्टेटमेंट दिया हुआ है, पेट में अनपचन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग 10 होता है, और इसमें अभी कथन दिया हुआ है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। कारण दिया हुआ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रबल क्षार है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ए सत्य है और आर असत्य है। इसका ये सही है और आर जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला राजस्थान का खेतड़ी है। हालांकि तांबा का उत्पादन यहाँ बालाघाट में भी होता है, लेकिन बालाघाट में जो खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खदान है, और ये वाला जो है खेतड़ी, यहाँ पे तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं। इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लीरेन को हराया है। ये वाला जो है वो सही है। गैरी कॉस्पोरोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये गलत है। और गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन ने जीता है, ये भी गलत है, ठीक है। ये 20 वर्ष की उम्र में नहीं है, ये 22 है, ठीक है। चलो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? जे और के। इसका आंसर आ जाएगा जे और के, ठीक है। चलो, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। सीक्वेंस से जमाना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भीमबेटका ये जो था वो पाषाण युग का था, ठीक है, ये पाषाण काल का था। आप मुख्य रूप से देखोगे मध्य पाषाण काल का था। उसके बाद इसमें आएगा धौलावीरा, तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका खजुराहो लास्ट में आएगा। नालंदा और तक्षशिला, तो ये मौर्य साम्राज्य का था, तो इसके बाद ये आएगा, है ना। और नालंदा जो था गुप्त साम्राज्य का था, तो उसके बाद ये आएगा, लास्ट में खजुराहो आएगा। तो आप इसको सीक्वेंस पे जमाओगे तो एम पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, उसके बाद एल और के, तो एम, ओ, एल और के और एन, ये सी आ जाएगा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो है वो खजुराहो का है इसके हिसाब से, ठीक। चलो, इसको देखते हैं। पहले करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से के लिए चुना गया है। इसमें पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी के लेखक हैं, इसमें पहला प्राप्त करने वाला हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? तो इनमें आएगा आंसर सुमित्रानंदन पंत आएगा इसका आंसर, ठीक है। उन्नीस वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें एमएस वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका चित्र और हाइपरलिंक संबंध करने की अनुमति देता है, और इसमें लिखा हुआ है कारण जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेज में टाइपिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसमें ए सत्य है, ये तो सही है, लेकिन इसमें सिर्फ दस्तावेज में टाइपिंग के लिए नहीं किया जाता, इसमें इमेज भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये ए सत्य आएगा, लेकिन आर असत्य आएगा, ठीक है। ये वाला 20वां नंबर का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, अमरदीप सर डील करेंगे। चलिए, अब छत्तीसगढ़ सेक्शन का पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अलग अलग आपको सत्याग्रह और अलग अलग आंदोलन दिए और आपको उसको ईयर के हिसाब से जमाने बोला है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था, यानी ए का 2 आएगा। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, यानी बी का 1 आएगा। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, सी का 3 आएगा। और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण 1818, देखिए अंग्रेजों का नियंत्रण जो था 1818 में पूर्ण रूप से नहीं आया था, ये आगे चलकर 1830 के आसपास आया था। तो यहाँ पर 1854 के आसपास एक्चुअल में पूरा नियंत्रण 1854 में आया था, 1818 में ब्रिटिश अधीक्षकों का शासनकाल आया था। तो डी का 4 अगर आप इसमें भी मिलाएंगे तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1,
यहाँ पर अभी है, यहाँ पर भी है, सी का 4, सी का 3, डी का 4। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदरांजी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने का सही क्रम क्या है? तो दीपावली पर्व सबसे पहले धनतेरस आएगा एल, फिर आएगा नरक चतुर्दशी, फिर उसके बाद आएगा लक्ष्मी पूजा। तो एल के एन देख लो, एल के एन एक ही ऑप्शन में है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है शिवनाथ तथा वैनगंगा नदी के जल विभाजक रेखा कौन बनाता है? मैकल श्रेणी बनाती है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है नानकुन मटुकदास, ये ओना पेन 150, ये प्याज आएगा। बी करेक्ट आंसर है। अगला है 26, ये शुभम सर डिस्कस करेंगे, मैं जब तक 27 बता दे रहा हूं। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम में लगाओ। तो ये लाइन से ही जमा हुआ है, ये 1957 है, ये 77 है, ये लाइन से ही जमा हुआ है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी केरा और आखिरी में एलन सिंधवी, जे के एल एम। तो जे के एल एम यहां पर है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 26 सर डिस्कस करते हैं। 26 को देखिए, ये वाला, ये उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन है। देखो उद्योग से रिलेटेड हर पेपर में आ रहा है व्यापम के। यहाँ पे देखो आप, एनएमडीसी बेलाडीला, एनटीपीसी सीपत, एसईसीएल बाल्को, और ये भिलाई स्टील प्लांट 1955 है, कोरबा 1965 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनटीपीसी सीपत देखोगे तो ये 2002 है, एनएमडीसी बेलाडीला ये 1988 है, और एसईसीएल 1987 है। तो अब आप जमा लो, ओ एन पहले आएगा, ओ एन, उसके बाद क्या है 87 एम के, ओ एन एम के और एल आएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बॉक्साइट ज़्यादा होता है, और मेनली बॉक्साइट होता है, कोयला होता है। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है, 1965 में गठन हुआ है, ये अभी बताया हूँ। तो ए गलत है और आर सही है, ए गलत है और आर सत्य है, ठीक है। 28 का यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है 2002, 2001, 2006, 2008। तो ये आएगा आंसर इसका बी, 2001, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो ग्राम सभा सबसे बेसिक होता है, तो बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। अगला क्वेश्चन है, चलो छत्तीसगढ़ में जनजातियों के निम्नलिखित में कौन सी विवाह पद्धति है? तो ये सभी है, विनिमय विवाह भी होता है, हट भी होता है, अपहरण भी होता है, क्रय भी होता है, तो ये सभी है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, तो बादाम नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहां रखी गई है? तो नवा रायपुर में रखी गई है, बी करेक्ट आंसर है। अगला है 34, धान की खेती से जुड़े 5 चरण, अब उसको किस क्रम से जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा है ना, इसमें से सबसे पहले जुताई, खेत की जुताई की जाती है ना, तो ये पहला नंबर में आएगा। जुताई के बाद यहाँ पर बुआई होगी, तो ये दूसरा नंबर में आएगा, ठीक है। बुआई के बाद रोपाई होती है, तो ये तीसरा नंबर में आएगा, है ना। उसके बाद क्या होती है, निंदाई, तो ये चौथा नंबर में आएगा, और कटाई लास्ट में होती है, तो ये 5वां नंबर में आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, अब इसमें जमाना है। एन सबसे पहले आएगा, एन के बाद क्या आएगा, के, एन के बाद सबसे पहले एन आएगा, एन के बाद एम आएगा, एम के बाद आएगा के, ठीक है, के बाद आएगा एल, और एल के बाद लास्ट में आएगा ओ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड़ी के धोवन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? एड़ी का धोवन होना मतलब एकदम तुच्छ होना आएगा, इसका आंसर डी आएगा। ये वाला छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, जलवायु वाला। तो छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, तो ये सही बात है, लगभग 45 डिग्री के आसपास रहता है, 42 डिग्री से ज्यादा रहता है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जिस पर ग्रीष्मकाल में सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है।
तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती, इसीलिए यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों ही सही है, कथन और कारण कथन की सही व्याख्या है, तो ये सही है, ए आएगा इसका आंसर। 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, तो ये वाला तो जे तो है ही, और इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पर आएगा दंतेवाड़ा, तो जे और के, इसका दोनों का जो जनसंख्या घनत्व है 100 से कम प्रति व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे जे और के है ना, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी। मराठा शासनकाल के सूबेदार, ये हिस्ट्री वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासन काल में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहां स्थित था? तो रतनपुर में स्थित था, बी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं कि निम्न घटनाओं को उनके क्रम से जमाना है। तो कलचुरी शासन का अंत अगर आप देखेंगे तो ये 1700 एक्चुअल में 41 में हुआ था, लेकिन आगे चलकर 45 में खत्म हुआ था। मराठों का आक्रमण 1741 में हुआ था, भास्कर पंत ने किया था। सूबा शासन का अंत जो है, सूबा शासन आपका चालू हुआ था व्यंकोजी भोसले से, तो बिंबाजी भोसले का शासन काल आया 1787 में, वो खत्म हुआ। तो 1787 से लेकर 1818 तक, यानी 1818 में जाकर सूबा शासन का अंत हुआ। बिंबाजी भोसले का शासन 1757 में चालू हुआ और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल 1818 के आगे चलकर जाके चालू हुआ ब्रिटिश अधीक्षक काल। तो क्रम से जमा लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा? छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण, एल सबसे पहले आएगा, फिर के आएगा, फिर उसके बाद आएगा एन, फिर उसके बाद आएगा आपका एम और आखिरी में आएगा ओ। तो एल के एन एम ओ कहां पे है? एल के एन एम ओ ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट आंसर है। अगला है छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है? अरुण देव गौतम है, 40 का ए आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, डी वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में टीन का भंडार है? तो सुकमा में है, बी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप कौन सा है? अभिव्यक्ति है, तो के है, कहां पर? ए आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, संवैधानिक राज्यपाल होता है, जबकि मुख्य जो होता है संवैधानिक नहीं लिखा होता तो मुख्यमंत्री आंसर होता। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या ग्राम पंचायत? क्वेश्चन विलोपित होगा। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की जो बैठक है वो सरपंच बुलाता है, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बुलाएगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ग्राम पंचायत यहां पर आ सकता था क्योंकि सरपंच वहीं का होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया और एक ही को चुनने बोला है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है अगर आप देखेंगे तो कलेक्टर भी जब मांग करे तब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, जिला पंचायत जब मांग करे तब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, जनपद पंचायत मांग करे तब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, लेकिन सम्मेलन सरपंच बुलाता है और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर इसके हिसाब से जाएगा तो हो सकता है कि वो डी में लेकर जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रमुख ही सरपंच होता है, लेकिन ये विलोपित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये क्रम से जमाने बोला है, तो अगर इसमें सबसे पहले देखेंगे तो आनंदीबेन पटेल ही आएगी, जे आएगा, फिर अनुसुईया उइके, फिर के और फिर एम। तो जे एल के एम कहां पर है? जे एल के एम ऑप्शन बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अभ्यारण्य एक ही जिले में स्थित है? तो आपका पामेड़ और भैरमगढ़ एक ही बीजापुर में, सीता नदी धमतरी में, तमोर पिंगला आपका सूरजपुर बलरामपुर वाला एरिया है। तो के और एम, तो के एम बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र है? तो आईटी है, वहां पर अभी आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, राजनांदगांव में सोलर से संबंधित है। अगला देखते हैं, लाला जगदलपुरी की निम्न में से कौन सी रचना है? तो बस्तर इतिहास संस्कृति लाला जगदलपुरी के हल्बी लोक कथाएं भी है, बस्तर की लोक कथाएं भी है। आदिवासी बस्तर का इतिहास हीरालाल शुक्ल की बुक है, हीरालाल शुक्ल, तो ये नहीं आएगा। तो जे के एल आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, मैच करने दिया आपको छत्तीसगढ़ सेक्शन में भारत की राजधानी अलग अलग राज्य की दे दी है। उत्तराखंड आएगा देहरादून, तो ए का 3, उत्तर प्रदेश आएगा लखनऊ, तो बी का 4, तमिलनाडु आएगा चेन्नई, तो सी का 2। तो यही आंसर हो गया, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बचा हुआ पार्ट है आपका मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट।
तो अगर कोई स्टूडेंट कोई भी चीज का अगर व्यापम के आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती या ओनली सीडीपी, ये बैच अभी रनिंग में है। 8 तारीख से स्टार्ट हुआ, 8 सितंबर से। अगर कोई भी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टेड है तो वो सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल कर सकता है। और यदि ऑफलाइन सेंटर आना है तो रायपुर में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप यहाँ पर आकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा यदि व्यापम का अगर आप देखेंगे तो अमीन पटवारी का पेपर आने वाला है, तो अमीन के लिए भी बैच चल रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सीजीपीएससी का तैयारी करना है तो सीजीपीएससी के लिए भी बैच है। ओनली सीजी की तैयारी करना है तो उसका भी बैच अवेलेबल है। और यदि आपको सीएमओ की तैयारी करना है तो वो भी बैच वर्तमान में करंट में चल रही है। तो अगर आप वो कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ ऑफलाइन सेंटर में भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात है कट ऑफ की। अगर कोई, क्योंकि अभी मैथ्स रीजनिंग सेक्शन है वो राकेश सर डिस्कस करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो आरक्षक के पेपर, क्योंकि ये आपका दूसरा चरण है, इसके पहले आपका नाप आप हुआ होगा। सेकंड चरण में आपके ये जो लिखित परीक्षा हुई है, इसके बाद क्या होगा कि जितनी पोस्ट है उसके 5 गुना जो है वो आगे फिजिकल में जाएंगे। तो पेपर अगर आप देखेंगे तो पेपर ना तो ज्यादा सरल है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं, तो ना ज्यादा सरल है ना ज्यादा कठिन है। तो लगभग जनरल के 70 नंबर के आसपास हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है क्योंकि 5 गुना लेना है, लेकिन ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जाएगा मे बी। और उसके बाद जो नीचे की जितनी भी कैटेगरी आप एक नंबर कम कर लो। एससी कैटेगरी लगभग 5-6 नंबर कम कर लो, एसटी कैटेगरी में लगभग 10 नंबर कम कर लीजिए। उस हिसाब से आपका कट ऑफ रहेगा, यानी 60 से 70 की रेंज के आसपास रहने का अनुमान है। चलिए आगे का जो पार्ट है वो राकेश सर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे लोग फटाक से एक बार मैथ्स और रीजनिंग मेरे साथ देख लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जो इस वाले एग्जाम में पूछा गया बहुत ही डिसेंट लेवल पूछा गया, ना मैं कहूँगा बहुत आसान है और ना मैं कहूँगा बहुत टफ आया। एकदम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग जिस तरह से पढ़ाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह का सेट इस वाले एग्जाम में पूछा गया। फटाफट इसका एक बार सॉल्यूशन भी देखते हुए थोड़ा सा काम करते हैं। तो अगर इस वाले में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उसने जो है 2 अल्टरनेट सीरीज दी हुई है। जैसे आप थोड़ा सा देखेंगे तो पता चलेगा ए बी सी डी ई, और अब एक एक छोड़ के बी ई डी डी ई एफ एफ जी एच, और फिर हो जाएगा जी एच आई जे, और यहां से आ जाएगा ई का एफ। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि 2 अल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो इस वजह से इसका आंसर था 51 का ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा पेन की थिकनेस कम कर देता हूं। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना आपके साथ ना थोड़ा बहुत सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए चल रहा हूं, तो आपको आइडिया लगे कि अगर वो आंसर मैंने चुना है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का सेंस क्या है। क्वेश्चन 52 पर कह रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस में बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा क्यों करना चाहिए वो आपसे ये पूछ रहा है। तो एक कॉन्फ्रेंस में बोलने से ज्यादा जो है सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे विचारों के आदान प्रदान में सुविधा होती है। और ऐसा कहते भी हैं, एक कोट भी है कि अगर कहीं मीटिंग चल रही है, द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन विल स्पीक ऑलवेज इन द लास्ट। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो पहले आराम से लोगों का विचारों को समझ रहा होता है और उनको समझ कर फिर उसका जवाब देता है, जिससे उसके जो थॉट है वो बहुत ही स्मार्टफुल और कंप्रीहेंसिव लगते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था। उम्मीद है ये दोनों आपने सही बनाए होंगे। चलता हूं मैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 53 जो है कैलेंडर का आया हुआ क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 97 और 2000, तारीख तो दोनों में से उससे फर्क नहीं पड़ता है। 97 और 2000 में 3 साल का फर्क होता है। 97, 98, 99 और 2000 दरअसल लीप ईयर बनता है, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज हो सकते थे, लेकिन मेरी गिनती सिर्फ 18 फरवरी तक गई और फरवरी का आखिरी दिन शामिल होता तब 2000 जो है एज ए लीप ईयर काउंट होता। तो अभी क्योंकि 18 फरवरी पर जाकर मेरी गिनती खत्म हो गई, तो इस वजह से जो 2000 है वो मेरी इस वाली सीरीज में एज ए लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा है। हालांकि 2000 है, लेकिन इस वाले ड्यूरेशन में वो मेरा एज ए लीप ईयर काउंट नहीं हो पाया। तो कितने साल का फर्क है भैया? 3 साल का फर्क है, और हर साल जो है 1 एक्स्ट्रा डेज लेकर आता है, तो 3 साल की वजह से 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मंगलवार में 3 दिन जोड़ूंगा तो जवाब हो जाएगा शुक्रवार। 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन 54 भी रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया था। इस पे दरअसल वो क्या कहता है कि कैट के लिए उसने 3120 लिखा हुआ है, तो कैट के लिए उसने लिखा हुआ है 3120। तो अगर आप ध्यान दें तो सी का जो पोजीशन है होता है 3, ए का पोजीशन होता है 1 और टी की पोजीशन होती है 20। तो मैंने क्या नोटिस किया कि हर एक के लिए वो अल्फाबेटिकल पोजीशन ले रहा है, तो अल्फाबेटिकल पोजीशन ले रहा है, तो इसकी वजह से मैं डॉग में अल्फाबेटिकल पोजीशन देखूंगा। डी का होता है 4, तो यहाँ 4 वाला ये दोनों नहीं है। अगला ओ का होता है 15, तो ये दोनों हो सकता है। जी का होता है 7, इस वजह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 55 कहता है यदि फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाता है तो आभूषण किससे बनते हैं? अब आभूषण हालांकि बनते हैं स्वर्ण से, स्वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो कोडिंग भाषा में आभूषण बनते हैं श्वेत से। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 पर। क्वेश्चन 56 क्या बोलता है? क्वेश्चन 56 बोलता है एक्स वाई का पति है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो चलो जरा फटाक से फैमिली ट्री बना लेते हैं। एक्स वाई का पति है, तो ये एक्स हो गया और वाई का पति है, तो इसलिए प्लस साइन मतलब मेल है, माइनस साइन मतलब फीमेल है, और ये डबल एरो है, इसका मतलब कि वो कपल है। ए एक्स की बहन है, तो ये ऐसा हो गया, और एक्स की बहन है इसलिए आ गया यहाँ पर माइनस। डी वाई की बहन है, तो ये ऐसा हो गया और यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, माइनस साइन फीमेल के लिए है और जो प्लस वाला साइन है वो मेल के लिए। बोल रहे डी और एक्स कैसे संबंधित है? डी और एक्स, ये रहे डी और एक्स, तो डी और एक्स संबंधित हैं। हाँ, तो जो इसका सही जवाब होगा, हालांकि होगा तो सिस्टर इन लॉ। हिंदी में दरअसल साली लिखा हुआ है, तो चलो मैं कंसिडर कर लेता हूँ इंग्लिश वाले ऑप्शन से, जो कि सिस्टर इन लॉ सही है। सिस्टर इन लॉ मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, वो उसकी सिस्टर इन लॉ लग रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ। हालांकि हिंदी में जो टर्म है साली, वो एकदम सही टर्म भी नहीं है। एक्स वाई, अच्छा सही हिंदी में भी सही है, मैंने उल्टा ले लिया था। फैमिली ट्री में बोल रहा है एक्स वाई का पति है, तो ऐसा सीन है ना, ऐसा सीन है, मैंने मेल फीमेल अलग कर दिया था। ठीक है, साली है, हिंदी में भी एकदम सही है, साली है। ऑप्शन नंबर एल एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे अपन क्वेश्चन 57 में। क्वेश्चन 57 में कह रहा है एक कथन और कारण का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है ना, हमारे एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, तो अपने को इसको जो है बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। हर एग्जाम में कथन कारण बिल्कुल पूछा था, इस एग्जाम में भर भर के पूछा गया। तो क्या कह रहा है? समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबरता है, जो कि एकदम सही बात है। वायुमंडलीय दबाव पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है, वो भी एकदम सही बात है। और ये जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन का 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 में कहा मोहित ने मोहन का परिचय उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाया। तो आप इसका सीधा फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो उसका ममेरा भाई है, मतलब कि मैटरनल ब्रदर है। 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में मास्लो की आवश्यकता के बेसिकली कम्युनिकेशन, दरअसल जो इंटरपर्सनल स्किल है, ये दरअसल हमारे एकदम सारे के सारे एग्जाम में रीजनिंग का एकदम परमानेंट सेक्शन हो गया है। 4 से 5 इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन एकदम पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मेरी सलाह है इसको स्किप मत करना, एकदम दिल लगा के इस पर मेहनत करके जाना, कभी भी हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम पर फोकस करें तो यहाँ पर कह रहा है वो मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी व्यवस्थित है, उसको आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है कि भोजन, फिर दूसरा है रोजगार, फिर तीसरा है मित्रता, फिर चौथा है आत्मविश्वास और फिर पांचवा है नैतिकता, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गए अपन 60 पर।
क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 भी इंटरपर्सनल स्किल का ही क्वेश्चन है, तो फटाक से इसको ही मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है गार्टनर के ई गवर्नेंस के मॉडल की 4 आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला है इसमें उपस्थिति, और फिर है मेरे पास इंटरेक्शन, फिर है लेन देन, और फिर है इसमें परिवर्तन। तो मतलब मैं देख रहा हूं कि ना जो उसने क्रम दिया था वो, हालांकि ना बहुत सारे क्वेश्चन में ना उसने जो क्रम बनाकर एकदम सही सही क्रम बनाकर दे दिया है, तो बिल्कुल एकदम KLMN इसका सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बल्कि आप अभी और भी ध्यान देना, मैंने कई एक आध क्वेश्चन पर और नोटिस भी किया कि जैसा उसने क्रम दिया वही उसका जवाब भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि बताइए भाई कौन सा वाला कॉलम जो है मैच कर रहा है, वृत्त के अंदर नंबर कितने हैं? तो वृत्त के अंदर अगर मैं देखूं तो वो बन रहा है मेरे पास 3, ये वाला है वृत्त के अंदर, ठीक है ना। अगला है वृत्त और त्रिभुज का उभयनिष्ठ कितना है? वृत्त और त्रिभुज का उभयनिष्ठ ये दोनों है, जो कि है 4 और 5, 9। अगला है आयत और त्रिभुज का उभयनिष्ठ कितना है? आयत और त्रिभुज का उभयनिष्ठ मेरे को दिखाई दे रहा है आयत और त्रिभुज। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें हाँ वृत्त और त्रिभुज, अच्छा ये उल्टा हो गया, वृत्त और त्रिभुज का है दरअसल 5, ये वाला सेक्शन है, ठीक है। और आयत और त्रिभुज का मैं देख रहा हूं 9, और सभी आकृतियों के अंदर की एक संख्या, सभी आकृतियों के अंदर की एक संख्या, ये इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5। चलो एक बार फिर से मिलान करवा देता हूं। वृत्त के अंदर का नंबर 3, वृत्त और त्रिभुज में उभयनिष्ठ संख्या, ये है वृत्त और ये है त्रिभुज, इसमें उभयनिष्ठ संख्या है 4, तो ये मैंने मारा है इसमें 4, परफेक्ट है। आयत और त्रिभुज की उभयनिष्ठ संख्या, आयत और त्रिभुज, तो आयत और त्रिभुज मेरे को दिखाई दे रहा है 9, तो ये मैंने मार दिया है इसमें 9। सभी आकृतियों में कॉमन है 5, तो मैंने मार दिया है 5, तो एकदम सब सेट हो गया बढ़िया से। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ए का बन रहा है 3, ए का बन रहा है 3, बी का बन रहा है 1, तो बी का बन रहा है 1, इसकी वजह से ऑप्शन हो गया इसका सी। तो क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में सिर्फ गिनतियां भरनी थी, गिनतियां भरते तो आपको सही जवाब पता चल जाता। इसमें जो सही जवाब है वो है 13 सरल रेखाएं, 22 त्रिभुज, 7 वर्ग, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए केवल के, ठीक है। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सीधा सीधा एक पैटर्न बना हुआ है, 3 और 2 होता है 5, 5 और 4 होता है 9, 9 और 6 होता है 15, 15 और 8 होता है 23। अब देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 59 में 16 दरअसल ऐड होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 75। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पर कहता है कि भाई हमको बताइए कि इसका सही क्रम क्या होगा। सही क्रम में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने मेरे को गिनतियों को सही क्रम में जमाने के लिए कहा है। ये नहीं बताया कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, वो आपको ऑप्शन से डिसाइड करना था। तो ऑप्शन में जब मैं देखता हूं तो मेरे को हर जगह पर 9 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो 9 है, सॉरी ओ है, वो है मेरा 5, मतलब मेरे को छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये मेरे को देखकर समझ में आ गया। अब के, एम और एल में कोई एक चुनना है, तो मैं देख रहा हूं कि के, एल और एम में जो उसका अगला बड़ा नंबर है वो है के, तो इसका मतलब कि ये दोनों तो इसके सही जवाब नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक जवाब होने वाला है। अब आपको 9 का अगला नंबर बताना है, एल है या एन है, मतलब कि 13 है या 25 है, तो जवाब है 13 है, तो इसलिए इसका सही जवाब है 66 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। पेपर तो यार मजेदार आया है, बनाकर तो एकदम दिल गार्डन गार्डन तो हुआ है। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या पेज? इतना भी खुश नहीं हूं मैं कि 2-2 बार बना दूं, बदल देता हूं। चलो इसे एक बार सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में, फिर से वही वाला
पैटर्न है, आपको ये ऑप्शन देकर तय करना था कि छोटे से बड़ा जाना है कि बड़े से छोटा जाना है, और फिर उसके बाद जो है उसका पैटर्न आपको सेट करना था। क्वेश्चन नंबर 67 पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि एकदम सिमिलर पैटर्न का सवाल है, आप स्वयं से कर सकते हैं, ऑप्शन मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 68 फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा कि कथन कारण वाले क्वेश्चन में बहुत पूछ रहा है, तो वो बोल रहा है कि भैया तार बनाने के लिए हम लोग चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। एकदम सही बात है, नहीं करते हैं। चांदी बहुत महंगी आती है, इस वजह से नहीं करते। चाहे तो कर देंगे, किसी दिन अंबानी के घर में तार बिछानी हुई तो। चांदी जो है कुचालक है, नहीं ये गलत बात है। तो ये सत्य है और ये असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, जब व्यक्ति अनुभव करता है, देखो फिर से इंटरपर्सनल स्किल पर क्वेश्चन आया है, और मैं कह रहा हूं कि ये सारे एग्जाम के लिए ना उसने एकदम मैंडेटरी कर दिया, तो आपको भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है। अब जैसे मान लिया कि आप घर पर हैं और आपको बोलते हैं कि भैया आप समय पर आओ, ये क्यों किए, ऐसा क्यों नहीं किए, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये जो कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 मिरर इमेज पर क्वेश्चन आया, बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। उसने कहा कि हमने दर्पण को ऐसा बिछाया हुआ है, इस शब्द से मेरे को पता चला कि वो इस तरह से बिछा रहा है, और इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, समूह संचार। देखो फिर से संचार पर क्वेश्चन आया, और आपके एग्जाम में बिल्कुल इंटरपर्सनल स्किल पर क्वेश्चन आ रहे हैं। बोल रहे हैं समूह संचार की विशेषताओं पर विचार करो। करते हैं भैया विचार। तो पहले वाले में कह रहा है कि समूह के मध्य, ठीक है भाई, समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान संभव है। एकदम संभव है, करेक्ट बात है। दो लोग आपस में बैठते हैं तो ये तय करते हैं कि आज हम लोग जो है घूमने जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे कि वहां जाएंगे, ये विचार का आदान प्रदान हुआ। समूह संचार जनसंचार की भांति बिखरे श्रोताओं पर आधारित नहीं होता है। संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि बिखरे विचार ये होते हैं कि भैया दो लोग अपनी बात करें, चार लोग अपनी बात कर रहे हैं। जब सबको अपना अपना ही करना है तो फिर भी यहाँ क्यों बैठे, अपने घर पे जाके करो। नेक्स्ट है सूचना प्रेषक समूह और श्रोता समूह के हित का एक रूप होता है। ये भी बात एकदम सही है कि भैया अगर मान लिया इंफॉर्मेशन है और अगर कोई उसको सुन रहा है और कोई अगर उसको इज्जत से बता रहा है तो उसके हित के लिए ये बात जो है आगे काम आ सकती है। समूह संचार में श्रोता संप्रेषक के मध्य स्थानीय निकटता आवश्यक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप एक कमरे में ही बैठे होगे। ये तो जरूरी नहीं है, आप कई लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते होंगे जिसमें आपकी मामा उधर, मामी उधर, चाचा इधर, चाची उधर होता होगा, है ना। या फिर आजकल तो कई जगह जैसे ऑफिस में जो काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो लोग टीम्स में कनेक्ट होते हैं। यूके में क्लाइंट होता है, यूएस में क्लाइंट होता है, सब आपस में बैठ कर डिस्कस करें। ये भी तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन ही है जो कि ऑनलाइन है। तो जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में बैठ कर करें, उसी कमरे में बैठ कर करें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 मुझे इसका सही लगा। कम्युनिकेशन में बार बार कह रहा हूँ, आपके सारे एग्जाम के लिए उसने मैंडेटरी कर दिया है, तो थोड़ा उसको इज्जत दीजिए और दिल लगाकर उसे पढ़ाई कीजिए। फिर से कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन आया, जनसंपर्क अधिकारियों के कार्यों में क्या शामिल है? चलिए क्वेश्चन नंबर 72, जनसंपर्क में शामिल है द्विपक्षीय संवाद स्थापित करना। एकदम सही बात है कि नेता लोग जो होते हैं वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं। मतभेदों और संघर्षों को समाप्त करना, हालांकि ये अलग बात है कि जो नेता हैं आजकल अपने वोट लेने के लिए कुछ और ही करते हैं, लेकिन उनका दायित्व है कि मतभेद और संघर्षों को समाप्त करें। विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जोड़ना, ये भी वो कुछ अलग ही करते हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ने के बजाय अलग ही कर देते हैं। करते वो जो भी है, उनका नैतिक दायित्व तो यही है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी देना, ये भी बात सही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि जो जानकारी आती है, उदाहरण के लिए ऊपर से भैया कुछ अगर पैसा पास हुआ कि भैया इसी के लिए बजट निकला है, तो पहुंचने ही नहीं देते, वहीं के वहीं साफ हो जाता है। तो जानकारी देना तो दूर हो गया, वहां के वहां ही निपटा देते हैं। तो मेरे को तो इसमें चारों ही सही लग रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर सी मार के आ जाता हूँ। बढ़िया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। बोल रहा है कि भैया कौन से शहर में मेट्रो रेल चलती है? हमारे बिलासपुर में नहीं चल पाती है, बाकी इन जगह पर चल जाती है। तो इसलिए जे, के और एल तीनों इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है संप्रेषण का
अनुक्रम, फिर से भाई संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन का जो सही क्रम है वो है प्रेषक, फिर है संदेश, फिर है पाने वाला और फिर है पढ़ने वाला। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। बढ़िया, ओहो मजा आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि अधिक ऊंचाई पर भोजन पकाने के लिए नमक डाला जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है, हम लोग डालते हैं। अधिक ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों ही सही बात है, नमक भी डालते हैं, तापमान भी कम हो जाता है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि तापमान कम हो तो नमक डाल डाल के अपन तापमान बढ़ा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन उसकी व्याख्या बराबर से नहीं मिली। नमक डालने के पीछे का रीजन तापमान कम होना नहीं है। इसमें सिर्फ सॉल्व करना है, मैं एक दो करके बता देता हूँ, बाकी एक में गलती भी है वही बता दूंगा। तो जैसे हैश है, ये लिखा हुआ है हैश, बोल रहा है इनटू को अपन हैश बोले हैं, तो यहाँ पर आपको ना ये हैश की जगह पर इनटू लगाना था। ट्रायंगल को अपन ने माइनस बोला है, तो यहाँ पर आपको ऐसे माइनस लगाना था। तो 7 दूनी 14 माइनस 4 ये हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप बी को, सी को और डी को सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें जो है ना थोड़ी सी गलती है, वो मैं बता देता हूँ क्या गलती है इसमें। हाँ 17 हैश, और हैश के लिए इनटू है और डॉलर के लिए जो है डिवाइड है, ऐसा। तो ये 12 से 12 जो है ऐसे कट जाएगा और इसका जवाब आ जाएगा 17, लेकिन 17 ऑप्शन में ही नहीं है। बाकी सबको सेट कर रहा है। जैसे मैं एक आध और करके बता देता हूँ कि ये जो है पाई मतलब प्लस है क्या, हाँ तो ये 0 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला जो है 68 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब सेट हो गया, लेकिन इसका जो जवाब है वो 17 आना चाहिए, लेकिन 17 ऑप्शन में ये 12 लिखा हुआ है। तो हालांकि उम्मीद है कि बच्चे आंसर तो चुन ही लिए होंगे, पता नहीं अब एग्जामिनर को विलोपित करना हो तो कर देगा, नंबर देना हो तो दे देगा। बाकी मैं इसका आंसर बता दूं जो मेरा दायित्व है। ए पर सेकंड है, यही इसका जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 आया है फिर से, कम्युनिकेशन। आप विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं। देखो कम्युनिकेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप एक अगर आइडियल पुरुष की तरह सोचें, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सोचें, तो आपके विचार क्या होंगे, वही विचार इस सवाल के जवाब बनते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में कि आप विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और आपके सामने छात्र संघ ने शिकायत रखी है कि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छात्र संघ के प्रतिनिधियों को सबूत लाने के लिए बोलेंगे, एक परिपत्र जानकारी जारी करेंगे जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि अनियमितताओं के दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एक जांच समिति बिठाएंगे जो अनियमितताओं की शिकायत की जांच करेगी। निजी तौर पर इस बात की जांच करेंगे कौन कौन अनियमितता में शामिल है। तो निजी तौर पर तो हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मेरा काम जो है उनका पता लगाना नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का प्रमुख हूं, तो मेरा काम वहां पर विश्वविद्यालय में जो एक्टिविटी है उसको मैनेज करना। ये इसका जवाब नहीं हो सकता। ये भी जवाब नहीं हो सकता क्योंकि छात्र संघ का ये जिम्मा नहीं है कि तुमको सबूत ला के देगा। उसने बताया कि हो रहा है, अब आप उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लेते हैं ये आपका कॉल है। तो ये भी नहीं होगा। आप सीधा सीधा एकदम बोल देंगे कि जिसका जिसका नाम उस इंसान ने लिखवाया है उन सबको जो है बांध के अपन लोग पीटने वाले हैं। ऐसा थोड़ी होगा। जांच करवाएंगे और देखेंगे कि कौन एक्चुअली में जिम्मेदार है और उसको फिर सजा देनी है कि नहीं, वो बात की बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे हैंडल करते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, मात्र कैलकुलेट करना था, सिर्फ आपको चिन्ह बदलने थे और सॉल्व करना था। कर लीजिएगा। 105 उम्मीद है इसका सही जवाब आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 भी एकदम बैठ के गिनने भर का सवाल था। गिन दीजिएगा, 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का एक घन है जिसको एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में हमको विभाजित करना है। तो छोटे घनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। n क्या होता है समझ लीजिए। n होता है साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब।
तो बड़े वाले घन की भुजा है 3, छोटे वाले घन की भुजा है 1, तो इस वजह से n का मान हो गया 3। दिखाई दे रहा है कि कट गया? दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। n का मान हो गया 3। अब छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की घात 3। मैंने n का मान निकाला है 3, तो 3 की घात 3 हो गया 27। वाह वाह। अगला वो कह रहा है कि भैया केंद्र के घनों की संख्या बताइए। केंद्र के घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर, जिसमें n का मान में रखूंगा 3, तो 3 - 2 हो जाएगा 1, और 1 × 6 आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ फिर भी कुछ मैनेज करके। ऐसा, ये आ गया 6। बहुत ही बढ़िया। मध्य वाला घन, मध्य वाले घन का फॉर्मूला होता है 12n-2। तो जब मैं रखूंगा तो यहाँ पर n का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1, मतलब आ रहा है मेरा 12। भीतर वाले घन, भीतर वाले घन का फॉर्मूला होता है मेरे पास n-2 की पावर 3, 3 - 2 की पावर 3। जवाब है इसका 1। तो कौन सा वाला मैच नहीं किया? ये वाला बस मैच नहीं किया, बाकी J, K और M बढ़िया सेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी मैं इसका एग्जाम में मार के आता, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन में पेपर में है। अपनी क्लास में आपको रेगुलर पढ़ाता हूँ, अगर आपने मुझसे पढ़ाई की होगी रीजनिंग की, तो ये वाला सवाल आपने मेरे साथ जरूर पढ़ा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 से हमारा एप्टीट्यूड शुरू होता है, और मैं बिल्कुल कहूँगा कि एकदम एग्जाम में बनाने लायक एप्टीट्यूड आया। ना टफ आया ना इजी आया, एकदम डिसेंट आया, एग्जाम के लेवल के हिसाब से आया। कहीं कहीं पर उसने आसान क्वेश्चन भी दिए, जैसे 14 से ही 2/5। अब अगर मैं इस वाले बच्चे का देख रहा हूँ ना, तो इसने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया। अपन इन सारे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन नहीं करते, आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, ये आपके पास छूट है। 14 से ही 2/5 को आप 14 धन 2/5 सोच सकते हैं। 1/5 होता है 0.2, तो 2/5 हो जाएगा 0.4। 14 में 0.4 जुड़ेगा तो 14.4 इसका सही जवाब है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बताना था। आपको इसके पहले 17 दफा ये थ्योरी बताई गई होगी कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना हो तो उसके लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। जब 5/18 गुणा करेंगे 4 बारी में कटेगा, 5 × 20, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 83, अरे बाप रे, एकदम क्लास 6 और 7 का सीधा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं? भैया हम बॉड मास फॉलो करते हैं। बॉड मास फॉलो करने का अर्थ है कि इस क्रम में कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व होंगे, मतलब जो उसमें साइंस लिखे हुए हैं वो सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला है ब्रैकेट, ये नंबर 1 है। फिर है डिवाइड, नंबर 2 है। मल्टीप्लिकेशन नंबर 3 है। एडिशन नंबर 4 है। सबट्रैक्शन नंबर 5 है। देखो इसी क्रम में ही लिखा हुआ है ABCDE। मैंने आपको बताया ना, मैंने नोटिस किया कि जो भी क्रम वाले क्वेश्चन है ना उसी क्रम में ही बनाकर दे दिया, बस तुम टिक कर दो बस। हालांकि ये पेपर में बैठे बैठे अनुमान नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर जैसे माना तुक्का मारना होता तो ऐसे मार देते अपन, बुरा नहीं मानते। अगला वाला कह रहा है LCM इसका 60 होगा, HCF इसका 2 होगा, LCM इसका 180 होगा, HCF इसका 1 होगा। देखो फिर वही क्रम में जमा कर दे दिया, A1 B2 T3 D4। वाह। अगला क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको सही क्रम में जमाने के लिए बोल रहा है। तो उसने कहा कि भैया आरोही क्रम में ये है, मान लिया कि ऐसे सवाल पूछा, आरोही क्रम व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो ये डिसाइड कर लिया मैंने। अब मेरे को दिखाई दे कि जो सबसे छोटा है उसका अगला बड़ा देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगला बड़ा देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा ये मेरा आरोही क्रम होगा। देखो उसी क्रम में दे दिया उसने कि LMNO सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कौन सा शून्य नहीं हो सकता? 1 धन 0 1 होता है यार, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे शून्य होंगे ही। अब एक ही ऑप्शन है इसका सही, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि ABBC है तो A अनुपात C बताइए। उम्मीद है आपने ये वाली ट्रिक कभी ना कभी जो है जरूर सीखी होगी। हालांकि मैं ये वाली ट्रिक बताता हूँ, जरूरी नहीं है मुझसे ही सीखी हो, लेकिन सीखी जरूर होगी। 7 या 21 A के लिए है, 7 5 6 35 B के लिए है, 5 दूनी 10 C के लिए है। तो A का मान है 21, C का मान है 10। ऑप्शन नंबर A। चलते हैं सवाल नंबर 88 पर। सवाल नंबर 88 कहता है
कि वही क्रम बताओ, कर देंगे भैया, क्रम निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत निकाल कर देना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको लागत मूल्य और विक्रय मूल्य को निर्धारित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लाभ की राशि पता करनी पड़ेगी, फिर लाभ को लागत से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसको 100 से गुणा कर उसका प्रतिशत बोलना पड़ेगा। NKLM, NKLM सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 में कह रहा है कि दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही बढ़िया, कर देंगे। तो 12/25 को दशमलव में व्यक्त करेंगे, अच्छी बात है। उसके अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे, जिससे वो 48/100 बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। 48/100 में हर को 100 के बराबर करेंगे। अच्छा, तो ये दूसरा हो जाएगा। 12/25 में हर को 100 के बराबर करने के लिए मेरे को अंश और हर में 4 का गुणा करना होगा। 4 में गुणा करने से ये वाला व्यंजक बन जाएगा और ये उसका फॉर्म मिल जाएगा, MLOKN सही जवाब है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भैया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम का जब आप इनटू करोगे तो आपको जो है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। ये वाली बात एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो मैं इसको एकदम सही मानूंगा। अब जो उसके नीचे लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं गुणनफल उनके एचसीएफ एलसीएम के बराबर नहीं होता है, तो ये भी सही है। तीन संख्याओं के लिए ये वाला नियम नहीं लगता है, ये वाली बात भी सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 90 पर मार्क कराऊंगा, जो कि इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 में कहता है 30 का 40% 12 के बराबर है, सही बात है। 50 का 60% 30 के बराबर है, सही बात है। ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। जे और के 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात क्या होगा? 8/20 करना है। 2 चौके 8, 2 पंचे 20, 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। जे और के इसके नीचे वाला ऑप्शन है, अब देख लो, स्क्रॉल डाउन करूंगा अभी मैं। 92 जे और के, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, आइएगा। क्वेश्चन नंबर में आ गया हूं 93 पर। 93 पर कह रहा है कि 1400 रुपए का 6% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? जो फंडा होता है ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे में लगा के 100। P का मान है 1400, R का मान है 6 और D का जो मान है 2.5 साल है। 2.5 साल मतलब 2.5 होगा। थोड़ी कटिंग मेरे को अच्छी लग जाए इसलिए मैं उसको ना 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है, कटिंग उससे अच्छी लगेगी। ये दोनों जीरो इधर से दाएं दाएं उड़ जाएंगे, ये इधर से दाएं दाएं उड़ जाएगा और मेरे को सिर्फ जो है 14 गुणा 15 करना होगा। और जब आप 14 गुणा 15 करते हैं तो आपको मिलता है 210। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में इस बार उसने मूलधन पूछा। ध्यान देना, ये सब गड़बड़ी आपसे नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ वैल्यू लिख कर दे देता हूं ताकि आपको जमाने में कष्ट ना हो। हल थोड़ा सा आप करेंगे अपने लेवल पर, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, आराम से हो सकने वाली कैलकुलेशन है। आंसर इसका आएगा 22,000, ठीक है। 94 पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 95 की तरफ। 95 वाला थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, मिटा रहा हूं मैं इसे। 95 पर उसने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ उसने फॉर्मूला पूछा है। ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है, तो सभी के सभी सही है। सही है, चलिए। 96 में बोल रहा है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा। अब क्योंकि अंश सभी का समान है, तो जो बात है सिर्फ और सिर्फ हर पर है ना। अब आपको सिर्फ इतना ही सोचना था, हर जितना बड़ा होता है मान उतना छोटा होता है, सिर्फ इतना ही आपको सोचना था। तो देखो कि हर इसमें किसका सबसे बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है, तो यही सबसे छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं 97 की तरफ। बढ़िया। 97 में कह रहा है कथन और कारण, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। यह बात एकदम सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। लाभ की गणना एसपी माइनस टीपी के रूप में की जाती है, यह भी सत्य है।
और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 97 पर मैं ठीक से मार के आऊंगा। कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं 98 पर। 98 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, दो सबसे पहली और एकमात्र सम प्राइम नंबर होता है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, जे और एम, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है 25 में से 72% जो छात्र है गणित में रुचि रखते हैं तो कितने नहीं रखते हैं। तो 100 में से 72 हटाऊंगा तो 28% ऐसे हैं जो नहीं रखते हैं। ऐसा ठीक किया मैंने? तो ये हो जाएगा मेरे पास 28/100 गुणा 25। इसको काटूंगा 4 बारी में, 7 बारी में 7 इस सवाल का सही जवाब था। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। पेपर का अंतिम सवाल 125 नंबर, इसके होते ही विराट कोहली की सेंचुरी पूरी हो जाएगी। क्या कह रहा है इस पे? मिलाना है। अरे बाप रे, कह रहा है लागत मूल्य कौन सा होता है भाई जिस पर हम लोग सामान को खरीदते हैं। तो ए का हो गया 3, ए का 3 मतलब इन दोनों में कोई एक सही है, ये नहीं है। विक्रय मूल्य जिस पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं, मतलब बी का हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाकी दोनों आप ढूंढ लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो एंड टू एंड जो पेपर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने इस वाले सेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। मुझे पेपर बनाकर आप बच्चों के लिए बहुत मजा आया। मुलाकात करेंगे फिर आपसे इसी तरह की कोई नए वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।